आपके गांव में आपके पंचायत में जो भी कैंडिडेट आते हैं आप उनको लेकर के घुमाएंगे, ये आपके पार्टी के हक में है। लेकिन जो है आप एक कैंडिडेट को घुमा रहे हैं और दूसरा कैंडिडेट आ रहा है तो नहीं घुमा रहे हैं, ये नुकसान है। तो ऐसा अभी आप मत कीजिए, इससे आपके पार्टी को नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं माजरत खा हूँ कि आप लोगों को बहुत देर तक वेट करवाया। गाड़ी कोई पंचर नहीं हुई थी हमारी। हमारे साथ दो दोस्त और आने वाले थे, तो वो लोग थे कमलपुर में। तो कमलपुर से वो लोग आए और हम लोग जो है वहाँ पे रोड पे खड़े रहे जब तक, तो इसलिए जरा सी ताखिर हो गई। तो मैं आप तमाम लोगों से अपने दोस्तों की जानिब से माफी की तलबगार हूँ। मोहतरम सामीन, जो बात आज मैं आप लोगों के सामने में कहने के लिए आया हूँ वो एक बहुत ही संजीदा और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। वो ये कि आप लोगों ने देखा कि किस तरह से 2014-15 से आप लोग मुसलसल MIM के बैनर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और कितनी मुश्किलात आपने झेली हैं। और मैं इस मौके पर जो हमारे बहुत ही पुराने लोग हैं, खास करके मैं हमारे मासूम भाई, हमारे इस्माइल साहब, हमारे फहीम साहब और बहुत सारे लोग, फैसल बाबू, बहुत सारे लोग, ऑब्वियसली नाम लेना यहाँ पे मुश्किल होगा। मैं समझता हूँ कि उन तमाम लोगों का अगर शुक्रिया अदा नहीं किया जाए तो मेरे तरफ से ये एहसान फरामोशी होगी कि आप लोगों ने किस मुश्किलात के साथ MIM के झंडे को थाम करके रखा और उसके आगे बढ़ाया। और आज ये वक्त है कि आपके झंडे के तले सब कोई आने के लिए तैयार है। जोक दर जोक लोग शामिल हो रहे हैं। ऐसे वक्त में हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। ऐसे वक्त में आपको बहुत ही सहम कर चलना पड़ता है कि कहीं ऐसा न हो कि आप कोई कदम उठाए और उस कदम से आपकी पार्टी को और आपके मिशन को नुकसान हो। आप जानिए कि पूरे हिंदुस्तान में जो अभी सियासी मंजरनामा है वो बहुत ही मुश्किल दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। आप समझिए कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, एक खास तबका, खास करके माइनॉरिटी का तबका, इतना मुश्किल दौर से कभी नहीं गुजरा था जिस दौर से अभी गुजर रहा है। आज़ादी के टाइम में बेशुमार लोगों का कत्ल हुआ, हिंदुस्तान के लोगों का भी कत्ल हुआ। जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे उनका भी कत्ल हुआ, और जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे उनका भी कत्ल हुआ। लेकिन अभी हालत ये है कि हम लोग जो है कत्ल हो रहे हैं, और जो है आप सोचिए कि लोग जो है आपको लात मार के, घुसे मार के, चप्पल मार के, लाठी मार के आपको कत्ल करते हैं, और उसके आसपास लोग हंस रहे होते हैं, ठहाके लगा रहे होते हैं। तो हम जो है बहैसियत इंसानी समाज के भी हम लोग बहुत ही अपनी सतह से बहुत नीचे उतर आए हैं, और ऐसे बेशुमार वाकयात पूरे हिंदुस्तान में रूनुमा हो रहे हैं। ऐसा लगता था कि पहले जो है सिर्फ फसादात गुजरात एक निशानी बन गई, लेकिन इस तरह के फसादात उससे पहले भी बेशुमार हुए, और उसके बाद इवन के आज भी पूरे बिहार में जो मुसलमानों की खास करके हालत है वो एक दूसरे दर्जे की शहरी या सेकंड क्लास सिटीजनशिप की हो रही है। हम और आप खुशनसीब समझिए अपने आप को कि एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पे आपकी आबादी कदरे बेहतर है, कदरे ज्यादा है। तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही अच्छे हालात में हैं। आपको इसलिए भी खुशफहमी है कि आप अच्छे हालात में हैं क्योंकि हमारे यहाँ के बेशतर लोग बाहर की दुनिया से नावाकिफ हैं। अभी जो नौजवान किशनगंज से बाहर चले गए हैं पढ़ने के लिए हो, जाके अपने रोजगार की तलाश में हो, तो अब जब वो मवाजना करते हैं बाहर की दुनिया से अपने आप को, तो वो पाते हैं कि किशनगंज में हमारी जिंदगी बहुत ही बदतर है। और यकीन जानिए कि पूरे हिंदुस्तान में जो लोगों का खाने का मेयार है
जो लोगों का रहने का मेयार है, जो लोगों के हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है, आप उन तमाम चीजों से बहुत दूर हैं अभी तक। इसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि अब तक हम लोगों ने अब जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स को हमने कभी नहीं सीखा, हमने कभी पॉलिटिक्स नहीं की है। हम हमेशा ये सोचते रहे कि हमारी पॉलिटिक्स कोई और करेगा। मैं इस मौके पर एक मशहूर पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर पटना के किसी जमाने में किशनगंज आए थे और मैं अपने अक्सर दोस्तों को ये सुनाता हूं, आपको कहना मुनासिब समझता हूं कि उन्होंने कहा कि वो कम्युनिटी की मौत है, वो कम्युनिटी की मौत है अगर उसका लीडर उसके कम्युनिटी का नहीं है। आप ये समझ जाइए कि हमारी जो जिंदगी है, आप पूरे हिंदुस्तान में देखिए कि पिछले 70-74 सालों से जब आज़ादी के बाद हम लोग ये जो एक नई जिंदगी की हमने शुरुआत की है, इस पूरी नई जिंदगी में आप बताइए कि हमारा लीडर कौन है। आप कोई ऐसा नाम, मेरे ख्याल से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद कोई ऐसा नाम आप नहीं मिलता है जिनको आप ये कह सकते हो कि पूरे हिंदुस्तान के 14 करोड़ मुसलमानों के लिए एक आदमी है जिसके पीछे हम लब्बैक कहने वाले हैं। हम तमाम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह का, खुदावंद का, कि अब हमारे पास एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की शक्ल में, कि जिनके बारे में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जिन लोगों पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, वो तमाम लोग ये कहते हैं कि हमारा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। और एक खुशनसीबी की बात हमारे साथ ये भी है कि उसी पाए का लीडर कि जो पूरे बिहार के मजलूम इंसानों की आवाज बन सकते हों, जिन्होंने अपने पिछले सियासी जिंदगी में वो कारकर्दगी करके दिखाया है, वो जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे सदर मजलिस बिहार के हैं, उनको भी बिहार में भी आप यकीन जानिए वही कदर है जो कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब अवैसी साहब। आप किशनगंज से बाहर निकल जाइए कि जब भी इलेक्शन हुआ है, जब भी वो जीते हैं, तो सबसे ज्यादा पटाखे सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर के लोगों ने फोड़ा है। अगर उनकी इलेक्शन में शिकस्त हुई है तो सबसे ज्यादा दमददादी वहीं के लोग हुए। तो आपको और हमको अपने लीडरशिप की कदर करनी। जो कौम अपने लीडर की कदर नहीं करता है, उस कौम को ठोकर खाने से कोई नहीं रोक सकता। हम तमाम लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप किसी लीडर की बात फॉलो करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे लीडर जो है ये फैसला जो ले रहे हैं शायद ये ऐसा नहीं लेना चाहिए। ऐसा बहुत दफा होता है। ऐसा हैसियत में भाई के मैं बता रहा हूँ आपको, कई मरतबा ऐसा हुआ है कि उन्होंने एक फैसला लिया, मुझे कहा कि तुमको ये करना है, जबकि वो बात मेरी मुखालिफत की थी, मैं उससे कभी एग्री नहीं करता था, लेकिन क्योंकि सदर का हुक्म है तो हमको और आपको लब्बैक कहना आपके MIM की रुकनीयत की सबसे पहली शर्त। अगर आप अपने सदर के हुक्म के ताबे नहीं होते हैं, अगर आप पार्टी के आला कमान के हुक्म को अगर आप मानने से इनकार करते हैं, तो फिर आप जान लीजिए कि ये 70-75 साल से जो हम रोना रो रहे हैं कि हमारा कोई लीडर नहीं है, हमारा कोई कायद नहीं है, तो फिर समझिए कि उस इमाम के नमाज से पीछे अगर आप नमाज पढ़ रहे हो और इमाम अगर सजदे में हो और आप अगर क़याम में रह जाएं, इमाम सजदे में जाए और आप रुकू में रह जाएं, तो आपकी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। आपकी नमाज मुकम्मल तभी होगी चाहे उस इमाम को सूरतें बहुत अच्छी तरह से याद नहीं हो, चाहे उस इमाम की नमाज में कुछ खामी हो, लेकिन आपकी नमाज मुकम्मल होने के लिए ज़रूरी है कि आप इमाम के साथ रुकू में जाएं और इमाम के साथ सजदे में जाएं। मुझे यहाँ पे हमारे सदर मजलिस ने मुझे इसलिए भेजा है कि अभी जो इलेक्शन का टाइम आ रहा है, ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है और ये आपकी मेहनतों का नतीजा है कि किस तरह से वो लीडरान जिनको हम कल तक कन्विंस नहीं कर पा रहे थे,
वो तमाम लोग आज हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ी ताकत और ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे वो भाई जो कल तक हमें ये समझते थे कि MIM कोई फैक्टर नहीं है, हमारे नौजवानों ने, हमारे नौजवानी के जोश ने ये कर दिखाया कि हमारे बुजुर्ग भी आज हमारे साथ खड़े हैं। मैं इस मौके पर आप तमाम हजरात को ये बता देना जरूरी समझता हूँ कि अभी आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। आपकी वफादारी आपके पार्टी के साथ है। कैंडिडेट बनते रहेंगे, कैंडिडेट को हम जिताते रहेंगे और कैंडिडेट को हम बदलते रहेंगे। अगर आपने सही माने में पूरे बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में इस मजलूम इंसानियत की अगर कोई आप लीडरशिप देना चाह रहे हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ताबे नहीं होंगे और अपनी वफादारी, अभी हो सकता है कि हम में से 10 लोग इस पार्टी के कैंडिडेट बनने के लिए ख्वाहिशमंद हैं और अगर ये पूरी भीड़ 10 मुख्तलिफ कबीलों में अगर बढ़ जाए तो हमारी ताकत खत्म हो जाती है। आप तमाम लोगों को इस चीज का इंतजार करना पड़ेगा कि हमारे पार्टी के सदर किसको बहादुरगंज से कैंडिडेट बनाते हैं। जब तक सदर साहब का हुक्म नहीं आ जाता है, जब तक नाम का ऐलान नहीं हो जाता है, आपके गांव में अगर कोई बनने वाले प्रत्याशी अगर आते हैं तो बेशक आप उनको लेकर के पूरे गांव घुमाइए, लेकिन आप अपनी वफादारी की कस्में उनके साथ मत खाइए। अगर आप उनके साथ वफादारी की कस्में खा लेंगे तो फिर कल आप पार्टी के सदर के हुक्म को मानने से आपको बड़ी तकलीफ होगी, आपको बड़ी परेशानी होगी। और फिर जो बड़ा मिशन है आपका जो मिशन है कि हम जो है अपनी क़यादत खड़ी करेंगे, अपनी लीडरशिप खड़ी करेंगे ताकि हमारे बहादुरगंज के मामलात पर जाकर के असेंबली में कोई बात करे, हमारे सदर साहब को ताकत मिले और पूरे बिहार में एक आवाज़ बने, तो मैं समझता हूं कि उसमें हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये अर्ज कर रहा था कि उसी तरह से हमारे अभी बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो पार्टी का प्रत्याशी बनना चाहते हैं। उनके लिए सदर साहब की तरफ से भी उनके फेसबुक पेज पे एक हुक्म जारी हुआ था कि आप बेशक उम्मीदवार बनना चाहते हैं और पार्टी ने ये अख्तियार तमाम कैडर को दे रखा है कि आप अगर उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो आप मैदान में लोगों से मिल सकते हैं। लेकिन पार्टी के एक कैडर दूसरे कैडर पे जो कि उम्मीदवार बनना चाहता है उस पे आप अगर कीचड़ उछालते हैं तो ये पार्टी के हक में नुकसान देते हैं। अभी आपको तमाम लोगों को करना यह है कि जो सत्ता पक्ष है उनकी तमाम तर कमियों को निकालकर हम अवाम के सामने में लेके जाएं। जो हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने बहादुरगंज की हकमारी कैसे की है वो तमाम तर चीजें आप अवाम तक लेकर के जाएं। आपस में गुटबाजी या के दूसरे कैंडिडेट पर कीचड़ खाने से आपकी पार्टी को और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही नुकसान पहुंचने का खदशा है। इस तरह की बातें करने से जाहिर है मैं समझता हूं कि तमाम पार्टी का एक डिसिप्लिन, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है और ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है और कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ आप चले जाएं तो ये आपको कितना बड़ा नुकसान होगा आप इसका अंदाजा ये लगाइए कि पिछले 5 साल से जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट होगा, हमारी अपनी ताकत होगी और आज सिर्फ यहाँ के मौजूदा MLA नहीं बल्कि जो हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं आपके इत्तेहाद को देखकर सब लोग खौफ हैं, सब लोग डरे हुए हैं कि अगर MIM के लोग अगर 10 लोग भी 5 लोग भी चुन करके आ जाते हैं तो असेंबली में जो हम हरामखोरियां करते रहते हैं, जो हम मजलूमों की आवाज को दबाने का काम करते हैं वो हम नहीं दबा पाएंगे। हम बड़े खुशनसीब इस बात से हैं कि जो हमारी लीडरशिप है वो लीडरशिप इस वजह से है कि हम मजलूमों की आवाज बन करके लोगों के सामने में जा रहे हैं। सबसे बड़ा मसला अभी हिंदुस्तान में ये है, अगर आप लोग टीवी देख रहे होंगे तो आपको अंदाजा होगा, आप इस तरह से नापने की कोशिश कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में जो आबादी है आज के दिन में तकरीबन 60 से 65% आबादी वो गांव में रहती है,
لیکن آپ جب ٹی وی دیکھتے ہیں 24 گھنٹے کا اگر پروگرام ہے، اگر 2 گھنٹے کا اگر آپ کا پرائم ٹائم کا پروگرام ہے، اس 2 گھنٹے کے پروگرام میں آپ ایمانداری سے اگر موازنہ کیجیے گا تو 2 منٹ کا بھی پروگرام گاؤں کے لوگوں اور گاؤں کے مسائل پہ نہیں آتا ہے۔ یہ صرف اور صرف بڑے لوگوں اور شہر کے لوگوں کے مسائل پہ ہی پورا ٹی وی کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہندوستان میں سب سے بڑا مسئلہ ایک ایکٹر کا مر جانا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور انصاری صاحب کو قتل کر دیا گیا وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، جبکہ اس کے قاتل کا پتہ بھی نہیں ہے تو سی بی آئی لگا دی گئی ہے، اور ان کے قاتل سامنے گھوم رہے ہیں، ان کو پکڑنے کے لیے پولیس تیار نہیں ہے۔ یہ تمام تر ظلم آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس ظلم کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ منتشر ہیں، ہم اور آپ میں اتحاد نہیں ہے، اور ہم اور آپ مل کر کے اپنے من پسند کینڈیڈیٹ کو اور اس پارٹی کو اب تک نہیں جتا پا رہے ہیں جو پارٹی آپ سے وعدہ کرتی ہے، جو پارٹی پچھلے دنوں یہ کر کے دکھائی ہے کہ وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ایک بات میں عام طور پہ یہ ایم آئی ایم کی لائن ہے جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، اور 1-2 بات عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ شور گل ہوتا ہے کہ ہم اس کو ووٹ کریں گے جو ڈیولپمنٹ کرے گا۔ یہ بہت سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو اور آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک ایم ایل اے بحیثیت ایم ایل اے کے ہاؤس میں جا کر کے اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ آپ تمام تر لوگ جانتے ہیں اور یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایم ایل اے کا کام کیا ہے؟ روڈ بنانا۔ صحیح بول رہا ہوں میں؟ یہاں پہ جو لوگوں کا جو ایک عام امپریشن ہے کہ اس کا کام روڈ بنانا، پل بنانا، یہی کام رہ گیا ہے، جبکہ ایم ایل اے کا کام، ایم ایل اے کا جو فل فارم ہے ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی، یعنی کہ وہاں پہ جا کر کے ہمارے حق میں قانون بنانا ہے۔ اور اب تمام کشن گنج کے ایم ایل اے کو دیکھ لیجئے کہ یہ تمام ایم ایل اے کتنے لوگ ایسے ہیں جو صحیح معنی میں قانون دانی میں ذرا بھی ماہر ہیں یا کہ قانون بنانے کے پروسیس میں حصہ لیتے ہیں۔ ان کا تمام تر دھیان جو ہے یہاں کے غریب لوگوں کو جا کر کے کسی غریب کے گھر میں بیٹھ جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن غریب کے گھر میں ہم اس لیے بیٹھ رہے ہیں تاکہ ہم غریب کو گمراہ کر سکیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ غریب کی لڑائی آپ کو اسمبلی میں لڑنے کے لیے بھیجا تھا تو آپ نے وہاں پہ لڑائی نہیں لڑی، اور یہاں پہ غریب میں بیٹھ کر کے اس غریب کے ہی قیمت پہ جو ہے آپ جو ہے اپنی سیاسی روٹی سیک رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہے سنجیدگی کے ساتھ ہم تمام کیڈروں کو عوام تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اگر ایم آئی ایم اگر کینڈیڈیٹ آپ جتاتے ہیں تو آپ کے حقوق کی لڑائی کو اسمبلی میں بہت ہی زوردار سے لڑا جائے گا۔ اگر آپ ایم آئی ایم کو لڑاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہیلتھ کا جو انفراسٹرکچر ہے، آپ سمجھیے کہ ٹیرا گاج یا بہادر گنج سے آپ آج یہاں پہ کوئی بھی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے، تمام لوگ یہاں پہ ہاسپٹل ہونے کے باوجود تمام لوگوں کو جو ہے کشن گنج جانا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہے، اس ناانصافی کے لیے لڑنے کے لیے آپ کو اسمبلی میں ایسی پارٹی کو بھیجنا پڑے گا جو پارٹی صحیح معنی میں حق اور انصاف کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اپنے ایم کو بہت زیادہ اگر کلیئر کریں کہ ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم حق اور انصاف کے لیے ایم آئی ایم کا کینڈیڈیٹ جتانا چاہتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2 یہ کہ اس کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے ہم گٹ بازی میں نہیں پڑیں گے، نمبر 3 یہ کہ ہم صدر مجلس بہار کے حکم کا انتظار کریں گے کہ ہم کو کن کی حمایت کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر ہم تمام لوگ ایسا کرتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ آپ کے کینڈیڈیٹ کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا ہے، اور اگر ایسا ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر ایک بات جانیے کہ ہو سکتا ہے کہ 1 مہینہ کسی کینڈیڈیٹ کے پیچھے دوڑنے سے آپ کو ذاتی طور پہ کچھ فائدے ہو جائے، لیکن پارٹی کو بھی نقصان ہوگا، اور پارٹی کو نقصان ہوگا تو یہ 5 سال کی جو محنت آپ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ 5 سال کی محنت یہ چند دنوں کی رونق کی وجہ سے جو ہے برباد ہو جائے۔ میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ میری باتوں کو پہ ذرا سا غور کریں، اور یہ صدر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ جا کر کے تمام لوگوں سے گزارش کریں کہ ابھی جو ہے جب تک پارٹی کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے آپ لوگ اپنی وفاداری کو بیچنے کا کام نہیں کریں۔
आपके गांव में आपके पंचायत में जो भी कैंडिडेट आते हैं आप उनको लेकर के घुमाएंगे, ये आपके पार्टी के हक में है। लेकिन जो है आप एक कैंडिडेट को घुमा रहे हैं और दूसरा कैंडिडेट आ रहा है तो नहीं घुमा रहे हैं, ये नुकसानदेह है। तो ऐसा अभी आप मत कीजिए, इससे आपके पार्टी को नुकसान हो जाएगा। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, एक बार फिर माफीनामे के साथ कि आप लोगों को मेरे लिए बहुत इंतजार करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।